एक मछुआरिन मछली बेचने की हाक लगाती हुई राजा के महल के पास से गुजरी। रानी भी एक खिड़की के पास ही खड़ी थी। सो आवाज सुनकर खिड़की से झांक कर मछुआरिन को अपनी लाई मछलियां दिखाने के लिए ऊपर महल में बुलाया। मछुआरिन मछली दिखाने लगी तो एक मछली टोकरी में से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। रानी ने पूछा, यह नर है कि मादा? मैं तो मादा मछली लेना चाहती हूं। यह सुनकर मछली जोर जोर से हंसने लगी। मछुआरिन ने कहा, यह तो नर है। ऐसा कहकर वह टोकरी उठाकर चली गई। क्रोधित रानी अपनी कोठी की ओर चली आई। शाम को बादशाह ने आकर देखा कि रानी को किसी ने नाराज कर दिया है, सो वह अनमनी बैठी है। बीमार हो क्या? बादशाह ने रानी को गले लगाते हुए पूछा। रानी ने रोते हुए कहा, बीमार तो नहीं हूं, पर एक मछली की अजीब हरकत के कारण बहुत परेशान हूं। एक मछुआरिन यहां पर मछली बेच रही थी। मेरे यह पूछने पर कि यह नर है या मादा, मछली बड़ी बदतमीजी से ठहाका मारकर हंसने लगी। राजा ने कहा, हमारी रानी पर हंसे? एक मछली की ऐसी हिम्मत! नामुमकिन! तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। रानी ने कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं आंखों देखी और कानों सुनी बात कर रही हूं। राजा ने कहा, आश्चर्य की बात है, पर फिर ऐसा जरूर हुआ होगा। मैं इस बारे में पूछताछ करूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री को पूरी बातें बताई जो उसने रानी से सुनी थीं। मंत्री को आदेश दिया कि मामले की पूरी छानबीन करे। 6 महीनों के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर दे, वरना उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। मंत्री ने हर संभव कोशिश करने का वादा किया, जबकि उसे यह भी आशंका थी कि वह असफल भी हो सकता है। 5 महीनों तक मंत्री मछली के हंसने बाबत छानबीन करता रहा। विद्वानों और पंडितों को बुलाया तो जादूगरों से भी सलाह मशविरा किया, पर कोई भी हकीकत की तह तक नहीं पहुंच सका। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे मंत्री बेचारा चिंता में घुलता जा रहा था। वह राजा के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसे अच्छी तरह पता था कि राजा उसे माफ नहीं करेगा। अब उसे यह डर सताने लगा कि कहीं राजा उसके बेटे को भी न मरवा दे, इसलिए अपने बेटे को यात्रा पर भेज दिया। इस प्रकार चलते चलते मंत्री के बेटे को एक बूढ़ा किसान मिला। वह किसी गांव की ओर जा रहा था। मंत्री के बेटे ने किसान की बातों के जवाब में कहा कि वह भी उसी गांव की ओर जा रहा है जहां वह किसान रहता है। फिर तो दोनों मिलकर आगे बढ़ते रहे। दिन गर्म था और रास्ता लंबा, इसके अलावा थकावट भी थी। मंत्री पुत्र ने कहा, आपके विचारानुसार क्या यह ठीक नहीं होगा कि कुछ दूर तक हम दोनों एक दूसरे को उठाकर आगे बढ़ते रहें? बूढ़े किसान ने सोचा कि यह तो कोई बेवकूफ इंसान लगता है। भला हम दोनों एक दूसरे को कैसे उठा सकते हैं? किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे दोनों एक खेत के पास से होकर गुजरे। फसल तैयार थी और 2-4 दिनों में कटने वाली थी। हवा के झोंकों पर पीले रंग की झूमती बालियों की फसल ऐसे दिख रही थी जैसे कोई सोने का सागर हिलोरे मार रहा हो। मंत्री के बेटे ने किसान से पूछा, यह फसल खाई हुई है या बची हुई है? मंत्री के बेटे की बात न समझ सकने के कारण बूढ़े किसान ने कहा, मुझे पता नहीं। कुछ दूर चलते चलते दोनों यात्री एक जंगल से गुजरे। मंत्री के बेटे ने जेब से चाकू निकालकर बूढ़े को देते हुए कहा, मित्र, यह लो, इसके बदले 2 घोड़े ले आओ, पर इसे भी वापस लाना मत भूलना, क्योंकि यह बेहद कीमती है। बूढ़े ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए गुस्से में चाकू वापस कर दिया। मंत्री का बेटा यह देखकर चुप हो गया। वे दोनों पैदल चलते हुए काफी दूर निकल आए। यहां से बूढ़े किसान का घर पास में ही था। वे दोनों बाजार से गुजरकर मस्जिद में गए, पर किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया और न ही किसी ने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा। मंत्री के बेटे ने ठंडी सांस भरकर कहा, कितना बड़ा कब्रिस्तान है। बूढ़े ने मन ही मन कहा, इस जवान की बातों का अर्थ क्या है? कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी सारी आबादी वाली जगह को यह कब्रिस्तान क्यों कह रहा है? वहीं से ये लोग फिर आगे बढ़े। उनका रास्ता एक कब्रिस्तान से ही होकर जाता था। बुलाया और उन्हें रोटी दी। इस पर मंत्री के बेटे ने कहा, कितना अच्छा शहर है। बूढ़े ने सोचा, यह जवान तो निश्चित ही पागल है। कब्रिस्तान को शहर कह रहा है और शहर को कब्रिस्तान। पता नहीं आगे और क्या क्या कहेगा। शायद पानी को जमीन और जमीन को पानी कहेगा। जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी कहेगा और रोशनी को अंधेरा कहेगा। पर फिर भी बूढ़े ने कुछ कहा नहीं।
दोनों को कब्रिस्तान के पास बह रही नदी को पार करके गांव पहुंचना था। नदी के पास पहुंचते ही बूढ़े ने जूतियां उतार कर नदी पार की, पर वजीर के बेटे ने जूतियां पहने ही नदी पार की। बूढ़े ने मन में सोचा, ऐसी कठिनी और मूर्खताओं से भरा पागल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पर तब भी उसने अपने साथी को पसंद ही किया। ये सोचकर कि घर चलकर ये मेरी पत्नी और बेटी का अच्छा मनोरंजन करेगा, बूढ़े ने घर के पास आने पर उस युवक से कहा, जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो, यहां तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मंत्री के बेटे ने उत्तर दिया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, पर पहले जांच करके मुझे यह बताएं कि आपके घर की कड़ियां मजबूत तो हैं ना। बूढ़ा उसे बिना कोई जवाब दिए हंसता हुआ घर के भीतर चला गया। बूढ़े किसान ने घर वालों से कहा, सामने वाले बाग में एक व्यक्ति बैठा है, वह मेरे साथ आया है। मैं चाहता हूं कि वह जब तक गांव में है तब तक हमारे यहां ही रहे, पर वह तो ऐसा मूर्ख है, जो मैं उसे राजी नहीं कर पाया। वह यह जानना चाहता है कि इस घर की कड़ियां मजबूत हैं या नहीं। किसान की बेटी बड़ी सयानी थी। उसने कहा, बाबा, वह व्यक्ति चाहे जो भी हो, पर वैसा बेवकूफ नहीं है जैसा आप उसे समझ रहे हैं। वह जानना चाहता है कि आप उसका बोझ उठा सकेंगे या नहीं। किसान ने कहा, हाँ, तो यह बात है। अब मेरी समझ में आया, तुम शायद उसकी दूसरी बातों को समझने में भी मेरी मदद कर सकती हो। जब हम दोनों साथ साथ चले तो उसने कहा कि मुझे उसे उठाकर ले चलना चाहिए या उसे मुझे उठा लेना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का यही अच्छा रास्ता हो सकता है। इस पर बेटी ने कहा, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यह था कि समय बिताने के लिए आप में से किसी एक को दूसरे को कोई कहानी सुनानी चाहिए। बूढ़े ने आगे बताया, हाँ, इसका अर्थ यही है। फिर जब हम एक फसल के पास से गुजरे तो इसने पूछा, यह खाई हुई है या बची हुई। बेटी ने पिता को इसका मतलब बताते हुए कहा, बाबा साईं, आप इसका मतलब भी नहीं समझ सके। उसने तो सिर्फ यही जानना चाहा था कि किसान पर कोई कर्ज है या नहीं, क्योंकि अगर खेत का मालिक कर्जदार है तो खेत की उपज खाए हुए के बराबर है, यानी वह कर्ज के बदले ही चली जाएगी। बूढ़े किसान ने कहा, बराबर। एक जंगल से गुजरने पर उसने मुझे एक चाकू देते हुए कहा, इसके बदले में 2 घोड़े लेकर आओ और चाकू भी लौटा लाना। बेटी ने कहा, बाबा, रास्ते में किसी की मदद के लिए 2 मजबूत लाठियां 2 घोड़ों के ही तो बराबर हैं। उसने तो 2 लाठियां काट कर लाने के लिए कहा और चाकू सावधानी से रखने के लिए ही कहा था। किसान ने फिर बताया, जब हम एक शहर में पहुंचे तो वहां हमें कोई परिचित नहीं मिला। फिर हम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। वहां किसी व्यक्ति ने हमें बुलाकर रोटी दी। मेरे साथी ने कब्रिस्तान को शहर और शहर को कब्रिस्तान कहा। लड़की ने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक। अगर कोई शहर को आबादी वाला समझता हो, पर वहां के रहवासी मेहमान नवाजी छोड़कर मुर्दे की तरह कोई अतिथि सत्कार न करें, तो वह शहर कब्रिस्तान से बेहतर कैसे माना जा सकता है। वह शहर तो आपके लिए कब्रिस्तान के बराबर ही हुआ ना, और कब्रिस्तान शहर के समान, क्योंकि वहां आपको बुलाकर आदर भाव के साथ रोटी दी गई। बूढ़े ने कहा, वाकई नौजवान अक्लमंद है। हाँ, तो जब हम यहाँ घर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में नदी पार की, लेकिन उसने जूतियां उतारे बिना नदी पार की। बेटी ने खहसते में उसकी अक्ल की दाद देती हूँ। उसने तेज बहते पानी में पैरों में चुभने वाले पत्थरों से बचने के लिए ही जूतियां नहीं उतारी थी। मैं उसे देखना और उसके साथ कुछ देर तक बात करना चाहती हूँ। किसान ने कहा, बहुत अच्छा, मैं उसे ढूंढ कर ले आता हूँ। बेटी ने उससे कहा, बाबा, उसे कहिएगा कि हमारे घर की कड़ियां मजबूत हैं, पर इससे पहले जब तक वह हमारे घर आए तब तक मैं उसे कुछ भेजती है, ताकि उसे पता चले कि हम उसका अतिथि सत्कार अच्छी तरह कर सकते हैं। लड़की ने नौकर की बुलाया और उसे 12 रोटियों के साथ छाछ की मटको दी। साथ ही यह संदेश भी कहलवाया, ओ दोस्त, चांद पूरा है, साल में 12 महीने होते हैं और नदी का पानी लबालब है। नौकर ये चीजें और संदेश लेकर जा रहा था कि रास्ते में उसे अपना बेटा मिला। रोटी देखकर उसने अपने पिता से रोटी मांगी। नौकर ने मूर्खतावश एक रोटी उसे दे दी। आगे चलने पर वह मंत्री के बेटे से मिला और उसने रोटियां उसके सामने रखी और किसान की बेटी का संदेश भी कह सुनाया। मंत्री के बेटे ने जवाब दिया, चांद नया है, मुझे तो साल में 11 महीने ही दिख रहे हैं और नदी किसी भी हालत में भरपूर नहीं है।
इस जवाब के लफ्जों का मतलब न समझते हुए नौकर ने अपनी मालकिन के सामने ज्यों का त्यों दोहरा दिया। नौकर की चोरी का पता चल गया और उसे सख्त सजा दी गई। कुछ देर के बाद मंत्री का बेटा बूढ़े किसान के साथ घर आया। उसकी ओर काफी ध्यान दिया गया। उसके साथ हर तरह से ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वह किसी बड़े आदमी का बेटा हो। बेचारे किसान को तो उसकी असली पहचान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आखिर में मंत्री के बेटे ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। मछली का हंसना, पिता की फांसी और अपनी विदेश यात्रा और अब क्या करना चाहिए, इसके लिए उनसे सलाह मांगी। युवती ने कहा, इन सब परेशानियों की जड़ है मछली की हंसी। मछली का हंसना दर्शाता है कि महल में कोई पुरुष रहता है। मंत्री के बेटे ने खुशी से चीख कर कहा, बिल्कुल ठीक, मेरे पास अब भी वक्त है। मैं वापस जाकर अपने पिता को ऐसे अन्यायपूर्ण मृत्युदंड से बचा सकता। दूसरे दिन मंत्री का बेटा अपने देश की ओर वापस चला और अपने साथ किसान की बेटी को भी लेता आया। आते ही दौड़ता हुआ महल की ओर गया और जो कुछ उसने सुना था वह जाकर अपने पिता को बताया। बेचारा मंत्री, जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, उसे राजा के सामने लाया गया। मंत्री ने राजा के सामने वही बात दोहराई जो उसने अपने बेटे से सुनी थी। राजा ने गुस्से से कहा, नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मंत्री ने आदरपूर्वक कहा, जरूर ऐसा ही है। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे साबित करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी विनती है कि महल की सारी स्त्रियां एक जगह पर इकट्ठी की जाएं और एक गड्ढा खुदवाकर उन्हें उसके ऊपर से लांघने का आदेश दिया जाए। इस परीक्षा में कौन पुरुष है पता चल जाएगा। राजा ने गड्ढा खुदवाया और महल की सारी औरतों को उस गड्ढे के ऊपर से कूदने का आदेश दिया। सभी ने कोशिश की, पर उनमें सफल सिर्फ एक ही श्री, जो वास्तव में पुरुष निकला। इस प्रकार राजा को तसल्ली हुई और वफादार मंत्री की जान बच गई। इसके बाद जल्दी ही मंत्री के बेटे की शादी किसान की बेटी के साथ करवा दी गई।